हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्वापर्स क्लासेस। आई एम सुरभि और जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में भी हमने जो टॉपिक उठाया है डिस्कशन के लिए वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पिछली वीडियो में अब हमने जाना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफरेंसेस क्या होते हैं, इंडिया में कैसी कंडीशन है। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे एनर्जी सेक्टर की, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अगर आप जानना चाहते हैं अभी तक मैं कौन सी वीडियोस कवर कर चुकी हूँ तो सारे ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। पसंद आ रही हैं वीडियोस तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, क्या देखना चाहते हो वो बताते रहो। तो बात करते हैं वीडियो की और शुरू करते हैं अपने टॉपिक के साथ। तो एनर्जी इज़ अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ अ नेशन। ओके, आई मीन इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो बहुत डिटेल में बताया जाए। इट इज़ एसेंशियल फॉर इंडस्ट्रीज, ओके, agriculture and related areas like transportation of finished goods. It is also used for domestic purposes like cooking, lighting, heating, etc. Okay. तो एनर्जी कौन से सेक्टर के लिए एसेंशियल है और डोमेस्टिक पर्पस में कैसे यूज़ हो सकती है हमने यहाँ पर ये समझा। उसके बाद बात करते हैं हमारे डिफरेंसेस की, कि डिफरेंसेस बिटवीन कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो बेसिकली अगर कोई डिफरेंस है इसका मतलब ये सोर्स भी है, तो यानी कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। सो कमर्शियल सोर्स दे कमांड अ प्राइस एंड यूजर्स हैव टू, ओके सॉरी जस्ट अ मिस्टेक, या दे कमांड अ प्राइस एंड द यूजर्स हैव टू पे अ प्राइस फॉर देम। सो बेसिकली ये वाले सोर्सेस का एक प्राइस होता है जो यूजर्स को देना पड़ता है, जबकि नॉन कमर्शियल सोर्सेस जो होते हैं दे आर फ्री एंड कमांड नो प्राइस। ओके, वैलिड। देन आपका जो सेकंड पॉइंट है वो कह रहा है कि कमर्शियल सोर्सेस के लिए दे आर जनरली एग्जॉस्टेबल एक्सेप्ट हाइडल पावर। ओके, यानी ये एग्जॉस्टेबल होते हैं, ये ख़त्म होने वाले होते हैं कि ज़्यादा यूज़ करते रहोगे तो एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे। हालांकि जो आपके नॉन कमर्शियल सोर्सेस हैं दे आर रिन्यूएबल, यानी अगर आप इसको यूज़ करोगे तो कुछ टाइम बाद ये वापस रिन्यू हो जाएंगे। देन आपका नॉन कमर्शियल सोर्सेज में, सॉरी आपका कमर्शियल सोर्सेज में थर्ड पॉइंट आता है मोस्टली यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ओके, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होता है, लेकिन जो आपके नॉन कमर्शियल हैं मोस्ट यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। एग्जाम्पल समझते हैं। अब आपका कमर्शियल सोर्सेज का एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, और आपका ये जो नॉन कमर्शियल सोर्स है इसका एग्जाम्पल है वेजिटेबल वेस्ट, फायरवुड एंड ड्राइड डंग। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हो। कमर्शियल सोर्सेज बेसिकली वो हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में होते हैं, उनका एक प्राइस होता है जो यूज़र को देना पड़ता है, ठीक है, और ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं। लेकिन नॉन कमर्शियल सोर्सेज वो होते हैं जो फ्री होते हैं, कोई प्राइस नहीं होता, रिन्यू हो जाते हैं और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल में हमने देखा वेजिटेबल वेस्ट, फायरवुड, ड्राइड डंक। यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने देखा कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी। फाइन। देन आपका आता है डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। अभी हमने पढ़ा कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेज, अब हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में डिफरेंसेस। सो कन्वेंशनल सोर्स पढ़ेंगे। These are being used since very long as different sources of commercial energy. यानी कमर्शियल एनर्जी के भी डिफरेंट सोर्सेज की तरह यूज़ किए जाते हैं कन्वेंशनल सोर्स, नॉन कन्वेंशनल। These are being used as different sources of energy to a very little extent. Okay, बहुत कम एक्सटेंट में यूज़ होते हैं as different source of energy. There is an effort to develop them as sources of commercial energy. यानी यहाँ पे क्या होता है, there is an effort टू डेवलप देम एज सोर्सेज ऑफ कमर्शियल एनर्जी, जबकि ये जो हैं ये बहुत टाइम से एज सोर्सेज ऑफ कमर्शियल एनर्जी यूज़ हो रहे हैं और इसमें एफर्ट लगता है इसको कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी बनाने में। देन दिस सोर्स इज बीइंग यूज्ड इन टोटल डिसरिगार्ड टू आवर एनवायरनमेंट, वेयरएज जो आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं दे हेल्प टू चेक पोल्यूशन, जबकि ये वाले जो सोर्स हैं आपके जो आपके कन्वेंशनल सोर्स हैं दिस सोर्स इज बीइंग यूज्ड इन टोटल डिसरिगार्ड टू आवर एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट के अगेंस्ट जाकर, एनवायरनमेंट के विरुद्ध जाकर, एनवायरनमेंट को सपोर्ट ना करते हुए, टोटल डिसरिगार्ड एनवायरनमेंट का करते हुए ये वाला सोर्स हमारा यूज़ होता है। एग्जाम्पल फिर से यही आ जाता है कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी। जबकि जो आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स है बेसिकली नॉन कन्वेंशनल वो हुआ जो कि ना
आई मीन दीज आर यूज एट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू अ वेरी लिटिल एक्सटेंट। तो ये वाले सोर्सेज जो है ना, ये पोल्यूशन को चेक में रखते हैं। जैसे आपका सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास, टाइडल एनर्जी, ये सारे आपको हेल्प करते हैं टू चेक द पोल्यूशन लेवल, एंड देयर इज एन एफर्ट टू डेवलप दम एज सोर्सेज ऑफ कमर्शियल एनर्जी। ओके, फिर आपका कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल अभी भी चल रहा है, लेकिन अब जो हमने एग्जाम्पल देखे ना कौन से होते हैं, अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो कन्वेंशनल सोर्स में आपका जो कोल आता है, इट इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड ऑयल। तो क्या होता है, आपका कोल जो है वो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड ऑयल। सो प्रेजेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल प्रोडक्शन में कितनी है, आपका कोल की प्रेजेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल प्रोडक्शन में है 67%, विच इज़ ह्यूज। ओके, देन आपका बात कर, पहले हम लोग यहीं लेफ्ट हैंड साइड फिनिश करेंगे। कन्वेंशनल सोर्सेस देख लेते हैं, ऑयल एंड गैस देखते हैं। कंसिस्ट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज़ इनसफिशेंट, यानी पेट्रोलियम जो ऑयल एंड गैस है, इट कंसिस्ट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और आपका जो प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम है इट इज़ इनसफिशेंट एंड मीट्स ओनली लेस दैन 30% ऑफ कंट्रीज डिमांड। तो आपका ये क्या होता है, इट मीट्स जो आपका प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम है इनसफिशेंट है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं बन रहा, एंड इट मीट्स ओनली लेस देन 30% ऑफ कंट्रीज डिमांड। सिर्फ 30% ऑफ कंट्रीज डिमांड कोई मिल पा रहा है, तो आपका ऑयल एंड गैस फुलफिल कर पा रहा है कंट्री की सिर्फ 30% डिमांड, जबकि टोटल प्रोडक्शन में कोल का कंट्रीब्यूशन कितना है, 60%, 67%। ओके, तो इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल ना इंक्रीज हो रहा है, एंड बर्डन जो है बीओपी पे कंट्री के, यानी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, आपका बीओपी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट पे बर्डन पड़ता है जब आपके इंपोर्ट इंक्रीज होते हैं, पैसे बाहर जाते हैं, डोमेस्टिक करेंसी बाहर जाती है आपकी, तो या फिर फॉरेन रिजर्व बाहर जाता है। फॉरेन रिजर्व्स में से फॉरेन करेंसी में पेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो फॉरेन रिजर्व आपके कम होते हैं और बीओपी पे बर्डन आता है। आपका क्या होता है, इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल इंक्रीज होता है, क्योंकि आपकी खुद की कंट्री में पेट्रोलियम जो है वो इनसफिशिएंट है टू मीट ओनली लेस देन 30% डिमांड। तो अगर सिर्फ लेस देन 30% डिमांड जो है वो आपका पेट्रोलियम फुलफिल कर रहा है, तो बाकी की 70% डिमांड कैसे फुलफिल होती होगी, इम्पोर्ट करके। तो जब आप इम्पोर्ट बढ़ा देते हैं तो आपके कंट्री के बीओपी पे जो है वो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती है। ओके, बर्डन पड़ता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। दिस इज़ बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है, इट इज़ द मोस्ट यूज़फुल सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। ओके फाइन, आपका मोस्ट यूज़फुल सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया है। देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया: थर्मल पावर स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन, एटॉमिक पावर स्टेशन। सो आपका क्या हो रहा है यहाँ पे कि देयर आर 3 सोर्सेज है इलेक्ट्रिसिटी के। थर्मल पावर स्टेशन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन है, एटॉमिक पावर स्टेशन है। इन स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये 3 सोर्सेज हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया आपके कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में। अब हम बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की, जैसे टाइडल एनर्जी। ये इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स है, यानी कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ग्रेट पोटेंशियल फॉर फ्यूचर पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, क्योंकि अभी जो आपके सोर्सेज हैं वो हैं आपके थर्मल पावर स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन और आपका एटॉमिक पावर स्टेशन। जो आपकी टाइडल एनर्जी है उसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है फॉर, किसके लिए पोटेंशियल है, फॉर फ्यूचर पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। हाई कैपिटल कॉस्ट एंड लो रनिंग कॉस्ट, दस इन्वेस्टर्स आर रिलक्टेंट। सो क्या होता है, आपका जो हाई कैपिटल कॉस्ट होती है और लो रनिंग कॉस्ट होती है, दस इन्वेस्टर्स आर रिलक्टेंट एंड एफर्ट शुड बी मेड बाय गवर्नमेंट टू फाइनेंस प्रोजेक्ट जनरेटिंग टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी में ना प्रॉब्लम ये होती है कि हाई कैपिटल कॉस्ट होती है, इस वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिलक्टेंट होते हैं टू इन्वेस्ट इन टाइडल एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी को अगर आपने बूस्ट देना है, क्योंकि ये इनएग्जॉस्टेबल है और इसमें पोटेंशियल बहुत है फ्यूचर के लिए, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, तो गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए और गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए फाइनेंस करने में प्रोजेक्ट्स जनरेटिंग टाइडल एनर्जी। फाइन, तो अब हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की। इंडिया रिसीव्स 5000 ट्रिलियन किलोवाट ऑफ सोलर रेडिएशन। ओके, देन आपका पर ईयर में, एंड मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री
जो आपके मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैं वहाँ पे रिसीव होती है 300 क्लियर डेज इन ईयर। तो मोस्ट ऑफ द आपके मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो है उनमें 300 क्लियर डेज होते हैं एक साल में, यानी जो आपका सनलाइट है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत पोटेंशियल होता है। इट इज़ पॉसिबल टू जनरेट 20 मेगावाट सोलर पावर पर स्क्वायर किलोमीटर लैंड एरिया। तो ये बेसिकली कुछ फैक्ट्स है समझाने के लिए कि पोटेंशियल बहुत है। पर एरिया में जो आपका एरिया में कितना मेगावाट जनरेट हो सकता है और कितना ट्रिलियन रिसीव करते हैं। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये फैक्ट्स आपको ये बता रहे हैं कि सोलर एनर्जी में ग्रेट पोटेंशियल है और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इसका यूज़ बहुत अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। सोलर एनर्जी इज़ बीइंग यूज्ड फॉर वाटर हीटिंग, कुकिंग, लाइटिंग और फॉर एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल ऑपरेशन। So it is comparatively pollution free and requires little maintenance costs. Maintenance cost भी बहुत ज़्यादा नहीं लगती, pollution free भी है और more economical source है एनर्जी का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपके विंड एनर्जी की। तो जनरेटेड थ्रू विंड मिल्स, विंड एनर्जी जो है आपकी इट इज़ जनरेटेड थ्रू विंड मिल्स। फाइन, फिर एंड वॉज यूज्ड फॉर माइनर इरिगेशन एंड एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। माइनर इरिगेशन के लिए और एग्रीकल्चरल ऑपरेशन के लिए यूज़ होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ विंड एनर्जी इज़ कंपैरेटिवली लोवेस्ट। जो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट किसकी है, विंड एनर्जी की, सबसे कम है कंपैरिजन में। जो अभी तक हमने पढ़ी उसके कंपैरिजन में सबसे कम है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पावर ऑब्लिक इलेक्ट्रिसिटी की। तो India ranks 88th position out of 138 countries in terms of quality of electricity supplied according to Economic Survey 2016-17 Volume 2। यानी 88th position है out of 138 countries। यानी इलेक्ट्रिसिटी की क्वालिटी में अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। जो 138 है उसमें से 88 होगी तो बहुत अच्छी तो नहीं है, फिर भी ठीक है। तो ये एक रैंक है, इंडिया की रैंक है। देन आपका सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वाटर, इट गिव्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। फिर ऑयल, गैस, कोल, दे गिव थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, प्लूटोनियम, दे गिव एटॉमिक पावर और न्यूक्लियर पावर। ठीक है, ये सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आती है, ऑयल, गैस एंड कोल से आपका थर्मल इलेक्ट्रिसिटी आती है, और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जैसे आपका यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, इनसे क्या आती है, एटॉमिक पावर एंड न्यूक्लियर पावर। इमर्जिंग चैलेंजेस क्या हैं आपके पावर सेक्टर में इनसफिशेंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, यानी बहुत ना, मतलब इंस्टॉल कैपेसिटी जितनी हो सकती है उतनी नहीं है और इनसफिशेंसी है। प्रेजेंटली इंडिया इज़ एडिंग ओनली 20,000 मेगावाट अ ईयर वाइल द नीड इज़ टू ऐड 1 लाख मेगावाट ऑफ न्यू कैपेसिटी। यानी हम सिर्फ 20,000 कर रहे हैं जबकि 1 लाख मेगावाट करने की ज़रूरत है। तो अगर आप खुद यहाँ पे देखने जाएं, सिर्फ आपका जितनी ज़रूरत है उसका 20% ही हो पा रहा है, बाकी का नहीं हो पा रहा है। तो जो आपको बाकी का करने की ज़रूरत है, यानी हम देख रहे हैं इनसफिशेंसी है कि ज़रूरत कितनी है, ज़रूरत 1 लाख मेगावाट की है लेकिन कर रहे हैं सिर्फ 20,000 मेगावाट। तो इनसफिशेंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। फिर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, एक तो पहले ही इंस्टॉल कैपेसिटी इनसफिशेंट है, यानी इंस्टॉल कैपेसिटी नहीं है, जितनी चाहिए उतनी नहीं है, बल्कि सिर्फ 20,000 है। लेकिन उस 20,000 में से भी ना अंडर यूटिलाइजेशन है, यानी अगर 20,000 है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो उस 20,000 में से भी जो यूटिलाइज हो रही है वो बहुत कम हो रही है, अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है। रीज़न क्या है, बिकॉज प्लांट्स आर नॉट रन प्रॉपरली। जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स मतलब जो जगह है जहाँ पे ये पावर प्लांट्स होते हैं, इनको बहुत अच्छे से रन नहीं किया जा रहा, इसलिए अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है। फिर लॉसेज इनकर्ड बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, यानी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स ना लॉस इनकर कर रहे हैं। रीज़न ऑफ लॉसेस क्या है आपका, रीज़न ऑफ लॉसेस, बेसिकली रीज़न ऑफ लॉसेस देखेंगे, लॉस कितने, अप्रॉक्सीमेटली ₹500 बिलियन का लॉस है। और इसके रीज़न क्या है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेस, फिर रॉन्ग प्राइसिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू फार्मर्स एट नॉमिनल रेट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी स्टोलन इन डिफरेंट एरियाज। क्या हो रहा है, आपका लॉस इनकर कर रहे हैं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ना आपका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में लॉस हो रहा है।
फिर प्राइस जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो सही नहीं करा जा रहा सेट। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है फार्मर्स को वो नॉमिनल रेट पर है, तो वो लॉस भी स्टेट बोर्ड को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि वो कॉस्ट तो उतनी है लेकिन आप उनको नॉमिनल रेट पे दे रहे हैं, तो कौन बेयर करेगा अपनी पॉकेट से। उसके बाद जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत एरियाज़ में चोरी की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी की जाती है, पैसे नहीं भरे जाते उस चीज़ के। कई बार एसी बहुत चलते हैं कुछ घरों में, पंखे बहुत चलते हैं और बिजली का बिल इतना नहीं आता, तो बिजली की चोरी की जाती है, और बिजली की चोरी करते हैं तो वो लॉस इनकर करता है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। उसके बाद अगला है अनसर्टेन रोल ऑफ प्राइवेट प्लेयर। प्राइवेट प्लेयर का रोल है वो अनसर्टेन है, जबकि सर्टेन होना चाहिए। पब्लिक अनरेस्ट, रीज़न क्या है पब्लिक अनरेस्ट का? पब्लिक अनरेस्ट का आपका जो रीज़न है, मतलब पब्लिक अनरेस्ट भी आपको एक चैलेंज की तरह ही लेना है, और उसका रीज़न है हाई पावर टैरिफ। जो आपका टैक्स लगता है ना, जो टैरिफ लगता है इलेक्ट्रिसिटी पे, बहुत ज़्यादा लगता है, एंड प्रोलॉन्ग्ड पावर कट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इस वजह से पब्लिक अनरेस्ट होता है, जो कि एक चैलेंज है आपके पावर सेक्टर में। फिर शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल जितना होना चाहिए उतना नहीं है। अनेबल टू कवर अप द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी TND लॉसेस। आपके ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं, ये तो हमने यहाँ पे ही पढ़ा, लेकिन उनको कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो TND लॉसेस क्या होते हैं? बेसिकली ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस होते हैं थेफ्ट ऑफ पावर विच हैज़ नॉट बीन कंट्रोल्ड। नेशंस एवरेज लॉस 23%, यानी चोरी करना उस पावर की, आपका क्या कह रहा है, थेफ्ट ऑफ पावर विच हैज़ नॉट बीन कंट्रोल्ड, कंट्रोल में जो नहीं लाई गई है। और नेशन का एवरेज लॉस क्या है? TND ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कितना ऑन एवरेज? 23%। ठीक है। फिर आपका ऑपरेशनल इनसफिशेंसी है, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी है, कि ऑपरेशन जो जिस तरीके के भी काम वहाँ पे होते हैं, ऑपरेशंस जो भी एक पावर सेक्टर में है, एक प्लांट में है, उसमें इनएफिशिएंसी हो रही है। इनकम्प्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो इनकम्प्लीट है। सिर्फ 15% ऑफ द विलेजेस आर स्टिल वेटिंग टू गेट इलेक्ट्रीफाइड। तो जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो कंप्लीट नहीं है। एंड देर इज़ नीड टू कंजर्व एनर्जी, और उस नीड टू कंजर्व एनर्जी क्या है, वो भी फिर एक चैलेंज हो जाता है आपका। उसके बाद इन चैलेंजेस से कोप अप करने के मेजर्स क्या हैं? तो जैसे TND लॉसेस हैं, ह्यूज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस है। हमने यहाँ पे देखा कि आपके जो TND लॉसेस हैं, अगर अप्रॉक्सीमेटली, जो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 500 बिलियन है, तो अगर ₹500 बिलियन के लॉसेस हैं आपको, तो उसको रिड्यूस करो। ठीक है, रिड्यूस कैसे होगा? अप्रोप्रिएट साइज ऑफ कंडक्टर्स, प्रॉपर लोड मैनेजमेंट, मीटर्ड सप्लाई, प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वर्क, इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी ऑडिट। अगर ये सब करोगे आप, तो आपका क्या होगा, ये सब स्टेप लेने से रिड्यूस होंगे TND लॉसेस। तो आपका चैलेंज क्या था? TND लॉसेस। ठीक है, और मेजर टू कोप अप चैलेंज क्या है? TND लॉसेस को कम करो। सो बेसिकली एक जगह चैलेंज होगा, तो जो चैलेंजेस है ना आपके सेक्टर को, उसी में आपको सोल्यूशन नजर आ जाएगा। कि अगर चैलेंज होगा TND लॉस हो रहा है, आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस हो रहा है, तो आपका जो मेजर होगा टू कोप अप विद दैट चैलेंज, वो होगा कि आपको बेसिकली उसको कम करना है, लॉस को। एनकरेज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, तो यहाँ पे आप चैलेंज पे आओ वापस। चैलेंज में हमने क्या देखा था? अनसर्टेन रोल ऑफ प्राइवेट प्लेयर। तो अब ये अगर चैलेंज था, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा कि एनकरेज करो प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को। फिर प्रमोट यूज़ ऑफ कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स, यानी आपका CFL टू कंजर्व एनर्जी। CFL का यूज़ करो, आपने बहुत सुना होगा CFL लाइट्स, ये वो घर में यूज़ करनी चाहिए, वो कम बिल आते हैं, उससे बिल बहुत महंगा नहीं बनता। क्यों? तो प्रमोट करना है यूज़ ऑफ CFL टू कंजर्व एनर्जी। अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी विच इज़ BEE, CFLs कंज्यूम 80% लेस पावर एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी बल्ब। तो अगर आपका एक ऑर्डिनरी बल्ब है, तो वो जितनी पावर कंज्यूम करेगा उससे 80% कम पावर कंज्यूम करेगा। कौन? आपका 80% पावर कम कंज्यूम कौन करेगा? यहाँ पे यह आपका CFL अगर आप लगा देंगे, तो एक नॉर्मल बल्ब आपका क्या करेगा, जितनी करेगा उससे 80% कम, विच इज़ ह्यूज। इसीलिए जो CFL जिनके घरों में होती है, उनके घरों में बेसिकली अगर आपके यहाँ CFL है, तो आपके बिल कम आएंगे। अगर आपका यूज़ अभी भी उतना है जितना आपका पहले वाले बल्ब का था, तो भी आपका बिल कम आएगा। क्यों? क्योंकि ये 80% लेस पावर यूज़ करते हैं। फिर गवर्नमेंट इज़ इनकरेजिंग यूज़ ऑफ हाइडल एंड विंड एनर्जी
फाइन, हाइडल एंड विंड एनर्जी का आप जो यूज़ है उसको एनकरेज करो। क्यों? क्योंकि इनएग्जॉस्टेबल होती हैं और कंपैरेटिवली ना चीप होती हैं। जैसे बहुत सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, जैसे आपने देखा विंड एनर्जी है, यहाँ पे लिखा है कि मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ विंड एनर्जी इज़ कंपैरेटिवली लोएस्ट। कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आती, ईजी रहता है, इसलिए विंड एनर्जी प्रमोट करो, हाइडल एनर्जी प्रमोट करो। गवर्नमेंट ये कर रही है टू कोप विद द चैलेंजेस। एंड देन बायोगैस जनरेशन प्रोग्राम्स हैव बीन बूस्टेड अप, यानी जो बायोगैस जनरेशन प्रोग्राम है या जो जैसे सोलर एनर्जी का यूज़ करो, ये सारे प्रोग्राम्स, इन सारे प्रोग्राम्स को गवर्नमेंट को बूस्ट करना चाहिए। तो ये हो गया मेजर्स टू कोप अप विद द चैलेंजेस। एंड विद दिस हमने एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर, आपका इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट, ये सारा कर लिया है कंप्लीट। और इंफ्रास्ट्रक्चर का ये पार्ट आज हम यहीं कंप्लीट कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, तो मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि आपको उसके लिए क्या करना होता है। वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है, बिना लाइक किए मत जाओ। और इसको शेयर करो उन लोगों के साथ जिनके थोड़ा भी ये काम आ सकती है। प्लीज़ इसको शेयर करते रहो। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो, जो भी वीडियो देख रहे हैं आके प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो। मैं बार बार कहती हूँ, बार बार एक ही चीज़ की, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो प्लीज़ कंटेंट पसंद आ रहा है तो ये कर दिया करो। अगली बार हम आएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के एक मेजर पार्ट कवर करने, विच इज़ अबाउट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन हेल्थ सेक्टर, and it holds a great importance in class 12th course as well as people studying for any competitive exam. It will help you guys as well. So as I always say, till the next time we meet, take care and bye bye.